हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। और फ्रेंड्स, हम तैयारी कर रहे हैं एनटी यूजीसी नेट की हिंदी सब्जेक्ट से। और चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हम ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे अपना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भारोपीय परिवार की भाषा। जो 9 परिवार की भाषाएं हैं ये तो आप जानते ही हैं संसार की, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। तो भारोपीय परिवार की भाषा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके जो बोलने वाले हैं वो अमेरिका से न्यूजीलैंड तक फैले हुए हैं। और भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं सबसे ज़्यादा इसी परिवार की भाषाएं बोली जाती है। और इसके नामों के लिए जो पहले बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, वो नाम देख लीजिए कौन कौन से नाम रखे गए इसके। सबसे पहले इसका नाम इंडो जर्मनिक रखा गया। इंडो जर्मनिक नाम इसका इसलिए रखा गया क्योंकि इंडो जर्मनिक से इंडो जो है वो पूर्वी छोर पर तो भारत है और पश्चिमी छोर पर जो है वो जर्मनी है। तो इसका नाम इसलिए इन्होंने पूर्वी छोर के और पश्चिमी छोर के कारण इंडो जर्मनिक रखा। इंडो से मतलब भारत और जर्मन से जर्मनी। तो जो जर्मन के विद्वान थे इन्होंने इसका नाम रखा था, लेकिन बाद में ये नाम भी सही नहीं माना गया। नेक्स्ट नाम इसका आर्य परिवार रखा गया। जो आर्य परिवार कहा गया तो उसको फ्रांस के जैसे देशों ने इसके लिए 2 तर्क दिए कि इससे जो है ऐसा लगता है कि इस परिवार की भाषा बोलने वाले सिर्फ आर्य ही हैं, और ऐसे ही भ्रम होता है कि जैसे आर्य जाति के लोग ही इसको बोल पाएंगे। और दूसरा क्या कहा गया फ्रेंड्स, कि जो इस परिवार की हिंदी ईरानी शाखा के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है, ये नाम जो हिंदी ईरानी है। बाद में क्या है, जफैटिक समेटिक हेमेटिक के वजन पर भी इसको जमेटिक नाम दिया गया, लेकिन ये भी अवैज्ञानिक नाम था, इसको भी मान्य नहीं माना गया। तो जमेटिक कहलाने वाले लोगों की जो भाषा है वो भारोपीय परिवार से दूर है। बाइबल में इसी आधार पर मनुष्यों का वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट इसमें क्या कहा गया, कुछ विद्वानों ने इसी परिवार को सांस्कृतिक काकेशियन भी नाम दिया। तो ये नाम भी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। भारोपीय या इंडो यूरोपियन नाम ही ज़्यादातर प्रचलित है। इंडो मतलब कि भारत, यूरोपियन मतलब कि यूरोप की जितनी भी कंट्री है। तो भारोपीय परिवार इसका नाम रखा गया, भारोपीय परिवार की भाषा का। तो यही क्षेत्र इसी नाम से ही इसका आधार माना गया, क्योंकि इसमें खाली यही क्षेत्र नहीं माना जाता इंडो यूरोपियन का। इसमें अमेरिका, अफ्रीका के बहुत से भाग भी इस परिवार की भाषा में शामिल होते हैं। जो मतलब इस परिवार की भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अफ्रीका और अमेरिका में भी रहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी है, डच है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, ये भाषा वहाँ बोली जाती है। और इसकी परिवार की जो अन्य नामों से भी तुलना करना जो है वो अधिक सार्थक है, यही प्रचलित है इसका नाम। अब भारोपीय परिवार का जो वर्गीकरण है, भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 वर्गों में किया गया है। और किस आधार पर किया गया है, व्याकरण और ध्वनि के आधार पर किया गया है। इसके 2 आधार वर्गीकरण कौन से हैं, मतलब व्याकरण और ध्वनि के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। और 2 वर्गों में किया गया, कौन कौन से, ये देखिए, सेतम और केतुम, 2 वर्गों में। और किस आधार पर, व्याकरण और ध्वनि के आधार पर। तो जो ये वर्गीकरण है ये किसने दिया था, ये वर्गीकरण बान ब्रैड के द्वारा किया गया था। ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना। इस परिवार की पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा थी, परंतु जो 20वीं सदी में तोखारा भाषा निकल पड़ी, जो पूर्व में होने पर भी केतु वर्ग की है। तो इसका जो विभाजन वो सही नहीं माना गया, फिर स्थिर नहीं रह सका ये नाम। इस वर्गीकरण का आधार 100 के लिए प्रयुक्त शब्द है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं इसका। पूर्व की भाषाओं में इन शब्द का सतम उच्चारण मिलता है, जबकि पश्चिम में कैटुम का, मतलब पूर्व की तरफ इसको सतम उच्चारण माना जाता है और पश्चिम में इसका कैटुम माना जाता है उच्चारण। और इसी तरह अन्य शब्दों में भी च और क या ह विभेदीकरण है, जिससे इन शब्दों से वर्गीकरण का नामकरण हुआ। अब उदाहरण इसमें क्या दिया गया है केंद्र के लिए, सेंटर, सप्त, हप्त। अब दोनों वर्गों की भाषाओं का विवरण देख लेते हैं। केटुम वर्ग में जो है 6 प्रकार आते हैं, 6 इसके उपवर्ग है केटुम वर्ग के। कौन कौन से, कैल्टिक, ट्यूटानिक या जर्मनिक, लैटिन या इटैलिक, हेलेनिक या ग्रीक, हिती, तोखारी। तो कौन कौन से होगी, कैटलिक, ट्यूटानिक या जर्मनिक, लैटिन या इटैलिक, हेलेनिक या ग्रीक, हिती, तोखारी। ये केटुम वर्ग के हैं। और इसका थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं अलग अलग सबके बारे में। कैल्टिक जो है वो 2000 वर्ष पहले बोली जाती थी और यूरोप के क्षेत्र में बोली जाती थी।
लेकिन अब ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड, मालदीव तथा कार्नवाल के भी कुछ भागों में बोली जाती है। इसका मतलब यहीं पर ज़्यादातर क्षेत्र यही रह गया है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और मालदीव और कार्नवाल, यहीं पर ये बोली जाती है बस। अब पहले यूरोप के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थी, लेकिन अब ये इन्हीं क्षेत्रों में बोली जाती है, सीमित क्षेत्रों में। केल्टिक में आदिम भाषा का कब, कहीं ब तथा कहीं क के रूप में विद्वान है। इस शाखा का इटैलिक से घनिष्ठ संबंध है। इसके 3 वर्ग है फ्रेंड्स केल्टिक के, कौन कौन से देख लीजिए। एक पहला है गाली, दूसरा गोइडेली, आयरिश, स्कॉच, मैक्स और तीसरा ब्रादानी। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। ये फ्रेंड्स आपके सिलेबस में है आर्य भाषा के नाम से या भरोपे परिवार की भाषा के नाम से, तो इसको अच्छे से डिटेल में कर लो, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी भाषा इसकी कैटम वर्ग की कौन सी है, ट्यूटैनिक या जर्मनिक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से वर्ग की भाषा दे देंगे आपको और ये कौन से वर्ग की है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो जो ट्यूटैनिक या जर्मनिक है, जर्मन शब्द का जो अर्थ माना जाता था वो पड़ोसी माना जाता था। यह भारतीय परिवार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शाखा है। अंग्रेजी, जर्मन, डच इसी की भाषाएं हैं। इसका प्राचीन रूप गाथिक आदि भाषाओं में मिलता है। प्राचीन सामग्री के आधार पर इस शाखा के अंतर्गत 3 भाषाएं आती है। नाम देख लीजिए कौन कौन से 3 समूह आते हैं। पहला समूह है उत्तरी ट्यूनिक, इसकी 2 शाखाएं हैं। ये उत्तरी ट्यूनिक किसका है फ्रेंड्स समूह, ट्यूटैनिक या जर्मनिक, ये 2 नाम है इसके, ट्यूटैनिक बोलो या जर्मनिक बोलो। ओके फ्रेंड्स, अब पहला है उत्तरी ट्यूनिक, इसकी 2 शाखा कौन सी है, एक तो पश्चिमी स्कैंडिनेवी, दूसरा पूर्वी स्कैंडिनेवी। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब जो पूर्वी समूह है इसका, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा, ये उत्तरी ट्यूनिक था, इसका ये है। अब पूर्वी समूह जो है वो इसमें क्या है, 3 भाग है इसके जर्मनिक भाषा के समूह के, मतलब पूर्वी समूह और पश्चिमी समूह। पूर्वी समूह में क्या आएगा, इसकी मुख्य भाषा गाथिक है। भारोपीय की पुरानी बातें इसमें सुरक्षित है। ये भाषा किसके निकट है, संस्कृत भाषा के निकट है। पश्चिमी समूह में क्या है, 3 शाखाएं आती है। कौन कौन सी भाषाएं आती है उसमें, इंग्लिश, जर्मन और डच। किसमें आती है, पश्चिमी समूह में। आपको नाम से पता लग रहा होगा पश्चिमी सभ्यता की जो इंग्लिश ज़्यादातर बोला जाता है। तो ये जो भाषा है, इंग्लिश बोलने वाले कितने, 25 करोड़ व्यक्तियों से ज़्यादा है, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और जर्मन में 2 शाखाएं हैं, एक तो उच्च जर्मन और दूसरी निम्न जर्मन। और डच यह मुख्य रूप में हालेट की भाषा है। तो इस भाषा की सभी भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक से अयोगात्मक होती जा रही है। कौन सी फ्रेंड्स, इस भाषा की सभी भाषाएं। ये कौन सा समूह था, जर्मनिक ट्यूटैनिक। तो ये श्लिष्ट योगात्मक से अयोगात्मक होती जा रही है। तीसरी केटुम वर्ग की भाषा है इटैलिक लैटिन, इसको लैटिन भी कहते हैं या लातिनी भी कहते हैं। इस भाषा इस परिवार की प्राचीन भाषाओं में से एक है, अब भी वर्तमान है ये। इसी से रोमांस भाषाएं निकली है। लैटिन रोम की भाषा थी ये पहले। रोम साम्राज्य के छीन भिन होने के कारण इसका साहित्यिक महत्व तो काफ़ी समय तक रहा, परंतु कालांतर में बोलचाल की भाषाओं में इसको पराजित कर दिया। फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रोमेनियन प्रमुख लातिनी भाषाएं। कौन कौन सी फ्रेंड्स लातिनी भाषाएं, फ्रेंच, इतालवी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रोमानियन प्रमुख लातिनी भाषाएं हैं। लातिनी बोलो या इटैलिक बोलो, एक ही है, ये इटालियनी भाषाएं हैं सारी। आपसे इटालियन पूछा जाए तब भी और लैटिन पूछा जाए तब भी ये भाषाएं आपको बतानी है। नेक्स्ट ले लेते हैं कैटुम वर्ग की भाषा, ये भी हेलेनिक या ग्रीक, इनमें से 2 नाम है सभी के फ्रेंड्स, ये हेलेनिक बोलो या ग्रीक बोलो, या आपको ग्रीक में बोल सकते हैं या आपको हेलेनिक में बोल सकते हैं। तो इसको ग्रीक शाखा भी कहते हैं। कैटुम समूह में यह शाखा सबसे प्राचीन है। महाकवि होमर के इलियड और ओडिसी महाकाव्य इसी के प्राचीन उदाहरण है। सुकरात, अरस्तु ने भी अपने विचार इसी भाषा में व्यक्त किए हैं, ग्रीक भाषा में। इस भाषा का आधुनिक रूप यूनान देश की बोलियों में मिलता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ग्रीक और संस्कृति में बहुत समानताएं हैं। ग्रीक में मूल स्वर सुरक्षित है, तो संस्कृत में मूल व्यंजन है।
मतलब ग्रीक और संस्कृति, संस्कृति लिखा हुआ फ्रेंड्स में संस्कृत आना चाहिए था। तो ग्रीक में मूल स्वर सुरक्षित होता है, संस्कृत में मूल व्यंजन होता है। ग्रीक भाषा में जो है स्वर होता है मूल, और संस्कृत में व्यंजन। समास और वाच्य भी दोनों में समान है। लकारों की समृद्धि संस्कृत में अधिक है। नेक्स्ट केटुम वर्ग की भाषा है हिती। ये 16वीं सदी के उत्तरार्ध में बोगजोकुई की खुदाई में इसका रूप किलाक्षर में मिला था। ऐसा विवाद है कि भारोपी परिवार से कुछ शब्द उधार लेकर इस भाषा ने अपनाए। विभक्तियाँ और सर्वनाम संस्कृत और लैटिन से बहुत अंशों से मिलते हैं, परंतु अनेक विद्वान इस भाषा को मूल भारोपीय भाषा से भी प्राचीन मानते हैं। छठी केतुम वर्ग की भाषा है तोखारी। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन। विद्वानों ने पूर्वी तुर्किस्तान के तुर्कान प्रदेश में 20वीं सदी के आरंभ में कुछ ग्रंथ पाए जो भारतीय लिपि में थे। ब्राह्मी या खरोष्टी। फ्रेंच ये फ्रेंच भाषा नहीं, इसमें जो विद्वान हैं उनके नामों के बारे में बताया गया है। तोखारी में क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी तथा जर्मन विद्वान ने क्या कहा? पूर्वी तुर्किस्तान के तुर्कान प्रदेश में 20वीं सदी के आरंभ में कुछ ग्रंथ पाए गए थे जो भारतीय लिपि में थे, ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि में। भारतीय लिपि जो कौन सी है वो ब्राह्मी है या तथा खरोष्टी। फलस्वरूप यह भाषा भारोपीय परिवार की सिद्ध हुई। बोलने वाले तोखार लोग थे, इसलिए तोखारी कहलाई। नेक्स्ट ले लेते हैं। इस भाषा में स्वरों की जटिलता कम है। संधि नियम संस्कृत जैसे हैं। विभक्तियाँ भी 8 है। शब्द भंडार संस्कृत के समीप है। पितृ, पाचर, मातृ, माचर। इस भाषा की प्राप्त सामग्री के अध्ययन से पता चलता है कि इनमें 2 बोलियों का प्रयोग हुआ है। अब नेक्स्ट जो भारोपीय परिवार का वर्ग है वो है शतम वर्ग। इसमें कितने भाग आते हैं? इसमें 5 भाग आते हैं। कौन कौन से? इलीरियन, बाल्टिक, स्लेवोनिक, आर्मोनियम, आर्य या भारत ईरानी। इंडो ईरान यूरोपियन भी बोलते हैं इसको, ईरानी। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्हीं भाषाओं को। सबसे पहले इलीरियन आई है। इस क्षेत्र की जो ये क्षेत्र क्या किसके आसपास है? इसका क्षेत्र इटली के आसपास है, इलीरियन का। तो इसकी एक शाखा अल्बेरियन है, उसी के विषय में कुछ सामग्री प्राप्त है, इसलिए इस शाखा को अल्बेरियन भी कहा जाता है। इसके बोलने वाले अल्बेरियन और ग्रीस में रहते हैं। अल्बेरियन साहित्य लगभग 17वीं सदी से प्राप्त होता है। इसके पूर्व का रूप इस भाषा का भी नहीं मिलता। ऐतिहासिक अध्ययन भी इसका नहीं किया जा सकता। भाषा में इसकी तुर्की, लैटिन, ग्रीक आदि के शब्द भी लिए गए हैं। कौन कौन से शब्द लिए गए इस भाषा में? तुर्की, लैटिन, ग्रीक। इसलिए यह भी जानना कठिन है कि इसके अपने शब्द कितने हैं। बहुत दिनों तक विद्वान इसे स्वतंत्र शाखा मानने को तैयार नहीं थे, परंतु किसी से पूर्णता मेल ना खाने पर इसे अलग ही माना गया। दूसरी सेतुम वर्ग की भाषा है बाल्टिक। इसकी 3 भाषाएं हैं बाल्टिक की वर्ग की। ये सेतुम वर्ग का है। अभी पहले हमने केटुम पढ़ा था, ये शतम वर्ग है। शतम वर्ग की दूसरी भाषा है बाल्टिक। इसकी इस वर्ग में 3 भाषाएं आती है, मतलब शतम वर्ग का ये दूसरा वर्ग है बाल्टिक। तो इसकी 3 भाषाएं आती है। इसमें प्राचीन काल, लिथुआनिया। पहले प्राचीन काल का देख लेते हैं। इसका जो स्थान है प्राचीन प्रशा प्रदेश है। 15वीं सदी के बाद की 16वीं सदी की लिखी हुई इसकी पुस्तकें मिलती है। यह भाषा 17वीं सदी में समाप्त हो गई, प्राचीन काल की जो भाषा है। नेक्स्ट इसकी है बाल्टिक की लिथुआनिया। इसका क्षेत्र प्रशा के उत्तर पूर्व में है। इसका साहित्य 16वीं सदी के बाद से आरंभ होता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक महाकवि दोगिलेटिस की सीजन्स है। किसकी है? महाकवि दोगिलेटिस की सीजन्स। इसका रचनाकाल 1750 है। तो फ्रेंड्स ये पुस्तक नोट कर लीजिए। वैज्ञानिकों की दृष्टि से यह भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। इसी कारण यह मूल भारोपीय भाषा से दूर नहीं है। इसमें अब भी एसटी एवं जीवा जैसे रूप मिलते हैं।
वैदिक संस्कृत की भांति इसमें अभी भी संगीतात्मकता और द्विवचन है। नेक्स्ट ले लेते हैं इसका बाल्टिक का लैटिश। यह रूस की पश्चिम भाग में लैटविया राज्य की भाषा है। कहाँ की? रूस के पश्चिमी भाग लैटविया राज्य की भाषा है लैटिश। यह लिथुआनिया से अधिक विकसित है। इसमें भी साहित्य का अध्ययन 16वीं सदी में हुआ। इस भाषा के अधिक विकसित होने के कारण बाल्टिक शाखा को लैटिश शाखा भी कहते हैं। ये भाषा ज़्यादा मानी गई बाल्टिक की, तो इसको बाल्टिक शाखा को लैटिश शाखा भी कहते हैं। अब नेक्स्ट सतम वर्ग का जो है स्लेवोनिक है, तीसरा भाग है ये इसका। यह एक विस्तृत भाषा वर्ग है। पूर्वी यूरोप का एक बड़ा भाग इसमें आता है। दूसरी तीसरी सदी इस भाषा को बोलने वाले में मतलब दूसरी तीसरी सदी तक ही इस भाषा को बोलने वाले एक सीमित क्षेत्र में रहते थे। 5वीं सदी के बाद से ये लोग इधर उधर फैलने लगे। 9वीं सदी तक रूस, पोलैंड, बल्गारिया इसके प्रभाव में आ गए और इसके 3 भाग किए जा सकते हैं। पहला कौन सा है? पूर्वी शाखा, पश्चिमी शाखा, दक्षिणी शाखा। तो पूर्वी शाखा को पहले देख लेते हैं। पूर्वी शाखा में 3 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी है? महारूसी, श्वेत रूसी, लघु रूसी। तो रूसी रूस की प्रधान भाषा है। 18वीं सदी के पूर्व तक यह बहुत अस्त-व्यस्त थी। उसके बाद इसे टकसाली रूप मिला। श्वेत रूसी रूस के दक्षिण में बोली जाती है। लघु रूसी का दूसरा नाम रुथेनियन भी है। इसकी कुछ बोलने वाले ऑस्ट्रिया में भी मिलते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पश्चिमी शाखा। किसकी है ये शाखा फ्रेंड्स? ये स्लेवोनिक की है और सतम वर्ग की ये तीसरा भाग है। पश्चिमी शाखा जो है इसकी प्रधान भाषा चेक है। यह प्रधानतः बोहेमिया की भाषा है। पश्चिमी शाखा कहाँ की है ये? बोहेमिया की। इसका नाम बोहेमियन भी है। इसका नियमित साहित्य 12वीं सदी से मिलता है। इस शाखा में पोलिश भाषा भी आती है। इसका मुख्य क्षेत्र अब केवल कहाँ पर है? पोलैंड में है। तो ये भाषा कहाँ है फ्रेंड्स? अब फिलहाल पोलैंड में बोली जाती है। पश्चिमी शाखा की जो भाषा है बोहेमिया की भाषा। नेक्स्ट ले लेते हैं दक्षिणी शाखा। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप सतम वर्ग में तीसरा भाग जो अगर दिया है स्लेवोनिक, तो आप वो दे सकते हैं, नहीं तो सतम वर्ग की भाषा बोल सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन में लगे। तीसरा भाग इसका है दक्षिणी शाखा। इसकी प्रसिद्ध भाषा बल्गेरियन है। तो इसकी कौन सी प्रमुख भाषा है? बल्गेरियन। और इसकी चेक पश्चिमी शाखा की। और इसकी 3 है पूर्वी शाखा की। पश्चिमी शाखा की चेक है और दक्षिण शाखा की बल्गेरियन है। तो इसके प्राचीन रूप को चचर स्लेवोनिक कहा जाता है। इसमें बाइबिल का अनुवाद 6वीं सदी से मध्य में था। वर्तमान बल्गेरियन व्यूहात्मक हो गई है। तो बल्गेरियन क्या है फ्रेंड्स? अभी जो वर्तमान में है वो कौन सी भाषा रूप है? व्यूहात्मक। तो इसके शब्द ग्रीक, अल्बेनियन, रोमेनियन, तुर्की शब्दों की तरह है। किसकी तरह है? इन भाषाओं की तरह। इसका प्रधान क्षेत्र बल्गेरिया के अतिरिक्त यूरोपीय तुर्की तथा ग्रीस आदि में भी है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसका सतम वर्ग का आर्मेनियन। ये चौथा भाग है, चौथा इसका उपवर्ग है। कुछ लोग उपवर्ग नहीं, वर्ग है। वर्ग उपवर्ग तो इसके जो भाग होंगे उसको माना जाएगा। कुछ लोग इस शाखा को आर्य शाखा के अंतर्गत रखना चाहते हैं क्योंकि इसके अनेक शब्द ईरानी से मिलते हैं, परंतु ये शब्द केवल उधार लिए गए हैं। 5वीं सदी में आर्मीनिया पर ईरान की युवराज का राज्य था। इसी कारण इसमें ईरानी शब्दों का बाहुल्य है। तो आर्मेनियन भाषा में कौन से शब्दों का बाहुल्य है? ईरानी शब्दों का। और इस भाषा को किसके अंतर्गत रखा गया है? आर्मेनियन को। कुछ लोग इस शाखा को आर्य शाखा के अंतर्गत रखते हैं, आर्मेनियन को। अब इस भाषा की जो युगात्मकता और ध्वनि आदि ईरानी से नितांत भिन्न है। इसके नवीन रूप का नाम जो है वो
नवीन रूप का प्रयोग धार्मिक कार्यों में अब भी होता है। इस भाषा को आर्य और ग्रीक के बीच की कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं। वर्तमान आर्मेनियन के प्रधान 2 रूप हैं। जो वर्तमान में आर्मेनियन है उसके कितने रूप हैं? 2 रूप है। एक का प्रयोग एशिया में होता है और दूसरे का यूरोप में होता है। एशिया में बोली जाने वाली का नाम अराष्ट है और यूरोप में बोली जाने वाली का नाम स्तुम्बल है, जिसको स्तुम्बल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आराम से ध्यान से समझना और इसको बाद में खुद भी स्टडी करना। स्तुम्बल में साहित्य रचना भी होती है, यहाँ इसकी प्रधानता है। और फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसकी पीडीएफ का लिंक जो है आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। अब प्राचीन फारसी में ये पूरी हो गई है। प्राचीन फारसी भी संस्कृत भाषा में बहुत मिलती थी। यह भाषा साम्य आधुनिक फारसी तक में परिलक्षित होती है। फारसी के सैकड़ों शब्दों के समान रूप भारतीय भाषाओं में देखे जा सकते हैं। कुर्दन, करना, खरीदन, कृत, बर्फ, वप्र, दस्त, हस्त, हाथ, खुदा, स्वधा, ये कुछ वर्ड लिए गए फ्रेंड्स, इनको आप खुद से पढ़ लेना। नेक्स्ट ले लेते हैं हम। मध्यकालीन फारसी भाषा का नाम पहलवी है। यह अपभ्रंश में बहुत मिलती थी। फारसी भाषा का नाम क्या है फ्रेंड्स? पहलवी। फारसी भाषा की ये, और ये किससे मिलती थी हमारी हिंदी भाषा में? अपभ्रंश से। इसका आरंभिक ग्रंथ महाकवि फिरदौसी का शहनामा है। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक ईरानी में फारसी आधुनिक भाषा और बलूचिस्तान की बलूची भाषाएं शामिल हैं। मतलब ईरान में जो फारसी है वो आजकल जो है आधुनिक भाषा, उसमें कौन सी है? बलूचिस्तान की बलूची शामिल है। आधुनिक फारसी ने अरबी लिपि अपनाई है। फारसी की लिपि कौन सी है? अरबी मतलब आधुनिक फारसी लिपि अरबी लिपि है। अरबी भाषा से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूँ। और अरबी भाषा से सैकड़ों शब्द ग्रहण किए गए हैं। फारसी की अपनी काव्य परंपरा है जो उर्दू भाषा में भी अपनाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसका जो भाग है दरद है। अभी हमने हारमोनियम पढ़ लिया है। ये हारमोनियम में पहले हमने इसके बाल्टिक पढ़ा, बाल्टिक के बाद स्लेवोनिक, फिर आर्मेनियम। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स जो हमने भारत की ईरानी उपवर्ग पढ़े हैं। इसको थोड़ा सा मैं फ्रेंड्स देख लेती हूँ कहीं मिसप्रिंट तो नहीं। आर्मेनियम के ही भाग है ये, हमने आर्मेनियम पढ़ा है अभी। नेक्स्ट आ जाता है दरद। ईरानी का पढ़ लिया है हमने। फ्रांसीसी भाषा पढ़ी, ईरानी पढ़ी। अब दरद पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसकी पीडीएफ में फ्रेंड्स आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें अच्छे से पढ़ लेना। थोड़ा सा इसका जो है एक पेज मिस हो गया है, वो मैं आपको दे दूंगी बाद में, क्योंकि इसके जो भाग है मैं आपको बता देती हूँ। जो आर्मेनियम के बाद है भाषा, उसमें भारत ईरानी उपवर्ग है, जो सतम वर्ग का वर्ग है, 5वां वर्ग है ये भारत ईरानी उपवर्ग। तो इसमें जो है 3 भाग है इसके, ईरानी, दरद और भारतीय। अब ईरानी जो है, ईरानी में आएगी जो भाषा मैंने आपको बताई है, ये प्राचीन ईरानी, मध्यकालीन ईरानी और आधुनिक ईरानी। उसके बाद इसमें अवेस्ता, फ्रांसीसी फारसी, इसके भी 2 रूप आएंगे प्राचीन ईरानी के। और अवस्था के जो आएंगे उसमें अवेस्ता और संस्कृत 2 रूप आएंगे। और तीसरा भाग इसका दरद है, वो मैं आपको बता देती हूँ। दरद हम पढ़ लेते हैं। यह संस्कृत शब्द का शब्द है। इसका अर्थ, इसका जो अर्थ है पर्वत है। दरद का मतलब
इस परिवार की जो प्रमुख भाषा है वो कश्मीरी है। कौन सी है दरद की प्रमुख भाषा? कश्मीरी। इसका प्रभाव मराठी, सिंधी, पंजाबी पर भी है। पश्तो की भांति दरद भी भारतीय और इटली के बीच को भारतीय भाषा है। जो भारतीय और ईरानी के बीच की भाषा है ये दरद। पश्तो ईरानी की ओर झुकी है, ये दरद भारतीय की ओर है, मतलब भारत के लोगों की तरफ है। प्राचीन काल में दरद भाषाओं को भारतीय परिवार का समझा जाता था। उन्हें पैशाची प्राकृत की संज्ञा दी जाती थी, परंतु अब इसे भारतीय आर्य भाषाओं से भिन्न एक स्वतंत्र उपभाषा माना जाता है। कौन सी भाषा को? दरद को। और दरद में कश्मीरी आती है ज़्यादातर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आर्य है, दरद के बाद आर्य आ जाएगी। इस उपवर्ग में कश्मीरी के अतिरिक्त भारत में बोली जाने वाली अन्य आर्य भाषाएं तथा संस्कृत, हिंदी, बंगला, गुजराती सभी आती है आर्य भाषाओं में। ये नोट कर लेना फ्रेंड्स, कौन कौन सी आती है? संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, गुजराती, ये आर्य भाषा में आती है। और इस उपवर्ग में कश्मीरी के अतिरिक्त भारत में बोली जाने वाली सारी भाषा आती है, कश्मीरी नहीं आती। कश्मीरी दरद में आती है, ये नोट कर लेना। इस उपवर्ग को इस कारण भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये फिनिश हो गया फ्रेंड्स। और भारत ईरानी उपवर्ग मैं आपको बता चुकी हूँ। भारत ईरानी उपवर्ग में थोड़ा सा ये मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। इसमें 3 वर्ग आए हैं, ईरानी, दरद और भारतीय। इसमें ईरानी जो है ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ मैं आपको, ये मिस हो गया था प्रिंट, ये पेज जो है हम आगे चले गए थे। तो ये तीनों किसकी है? ये भारत ईरानी उपवर्ग की है और इसके 3 भाग है, ईरानी। और ये थोड़ा सा और इसको बता देती हूँ मैं, सतम वर्ग की एक महत्वपूर्ण शाखा है ये भारत ईरानी भाषाओं का। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। आबादी मतलब जो पूरी विश्व की आबादी है उसके 20% जो है वो भारत ईरानी भाषा है। ईरान की फ्रांसीसी, फारसी, अफ़गानिस्तान की पश्तो, पाकिस्तान की भाषाएं, उत्तर भारत की आर्य भाषाएं, नेपाल की नेपाली, बांग्लादेश की बांग्ला, श्रीलंका की सिंहली भाषा इसी शाखा में आती है। ये सब आप नोट कर लेना, ये भाषा इस वर्ग में आती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। भारोपी परिवार का ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारोपी परिवार, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको। ये भारोपी परिवार का जो ये वर्ग है भारत ईरानी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के समान पुराना और समृद्ध साहित्य इस परिवार की किसी अन्य भाषा में नहीं मिलता। इसकी कुछ ऋचाएँ 2500 वर्ष ईसा पूर्व की लिखी मानी जाती है। पारसियों का धर्म ग्रंथ जैद अवेस्ता भी लगभग 7वीं सदी ईसा पूर्व का है। इस शाखा की भाषाओं ने भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान की। विद्वानों की मान्यता है कि जब आर्य जाति तथा अन्य भारोपीय के साथ छोड़ने के बाद आगे बढ़ी तो कुछ लोग ईरान में रुक गए और कुछ लोग भारत में बस गए। तो इसलिए भारत और ईरान की 2 शाखाएं बन गई और इन दोनों को भारोपीय परिवार की अलग अलग शाखा मानना वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत सी बातों में साम्य हैं। तो ये दोनों शाखाएं का इनका जो है एक ही रूप है। वास्तव में इस शाखा के 3 भाषा समूह हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ईरानी, दरद, भारतीय। अब ईरानी में आप देख लीजिए, ईरानी में आ गया ईरानी भाषा का प्राचीनतम साहित्य पारसी, धर्म, जैद, अवेस्ता। इसकी भाषा ऋग्वेद से बहुत कुछ मिलती है। इसके अतिरिक्त 6ठी सदी ईसा पूर्व के कुछ शिलालेख भी ईरानी में मिलते हैं। पश्तू, पर्तू, बलूची, आधुनिक फारसी आदि इसी शाखा की भाषा है, ये आप नोट कर लेना। ये ईरानी भाषा की शाखा है, मतलब ईरानी में आती है। मूल रूप में ईरानी शाखा के 2 भेद हैं, एक प्राचीन और एक मध्यकालीन ईरानी। और वैसे लेकिन ऐतिहासिक रूप में इसके 3 माने जाते हैं, वैसे 2 ही है। तीसरा रूप इसका आधुनिक ईरानी है। ये यहाँ प्राचीन ईरानी की बात करें तो 2 रूप है प्राचीन ईरानी की, अवेस्ता, प्राचीन फारसी। ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये पेज थोड़ा मिस हो गया था। अवेस्ता में जरसुरत्र के उपासक पारसी अवेस्ता को उसी तरह महत्व देते हैं जैसे भारतीय आर्यवेदों को देते हैं। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र या ज्ञान,
ग्रंथ। अवस्था का अर्थ देख लीजिए। अवस्था में गाथाएं लिखी गई थी जो वेदों के समान मानी जाती है। अवस्था में ईश्वर को अहुर मज्द कहा गया है, असुर मेघा मतलब की। अवस्था में सोम, मित्र, वरुण, आर्यता आदि देवताओं का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, अवस्था की भाषा संस्कृत के ज़्यादा निकट है। इसमें 8 कारक, 3 वचन, 3 लिंग है। क्रिया रचना में साम्य है। ध्वनि परिवर्तनों को ध्यान में रखकर देखें तो संस्कृत और अवस्था में साम्य देख सकते हैं। अब जैसे देखिए, संस्कृत में देख लीजिए उदाहरण दिया हुआ है और अवस्था में देख लीजिए दोनों समान लग रहे हैं। तो इसमें इसलिए अवस्था जो भाषा है वो संस्कृत की काफ़ी नज़दीक है। ये आप खुद पढ़ लेना इसका उदाहरण। अब बाकी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको सारा। प्राचीन फारसी भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। मतलब ईरानी आया था पहले। ईरानी के भारत ईरानी के उपवर्ग है ईरानी, दरद, भारतीय। उसके बाद ईरानी पढ़ा हमने। ईरानी के बाद हमने अवस्था पढ़ा और अवस्था के बाद हमने ये अवस्था के ही 2 रूप है, अवस्था संस्कृत और फिर प्राचीन फारसी आया। प्राचीन फारसी में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये दरद पढ़ा चुकी हूँ, आर्य पढ़ा चुकी हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे इसके शैतुम वर्ग के जो थे भाग थे। इसके 5 भाग हैं। और फ्रेंड्स आज ये टॉपिक पूरा हो गया है। इसमें से मैं देखती हूँ कुछ क्वेश्चन अगर मुझे मिलते हैं, नहीं तो वैसे मैं आपको सारे कराई चुकी हूँ। अगर ये टॉपिक आप खुद से पढ़ लेंगे तो आप खुद भी क्वेश्चन बनाइए फ्रेंड्स इनसे निकाल के, तो आप खुद भी कर पाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको तभी सारे वीडियो मिलेंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और फ्रेंड्स मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे वीडियो को तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो लाऊंगी ताकि वो आपका ही फ़ायदा होगा उससे। और चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।